कहानी जो मन को छू जाए, आपके मन को गुदगुदाए और कुछ सोचने पर मजबूर करे। ऐसी ही कहानियों में से है ये कहानी, मुश्किलों का साथी। इसके लेखक हैं योगेश मित्तल जी। 1, 2, 3, 4, 5। जयंतीलाल 500 के नोटों की गिनती कर रहा था। 30 की संख्या पर वो रुक गया। गड्डी के बाकी नोट अपनी पत्नी सुहासिनी को पकड़ाते हुए बोला, ये बाकी 25,000 संभाल कर रख लो, बहुत सारा उधार चुकाना है, पर पहले रविपाल के पैसे दे आओ। हमारी जरूरत पर उसने 1 मिनट भी नहीं लगाया। 90,000 देने में बाबूजी की जिंदगी उसी की मदद से बच सकी। उसने इकट्ठे 90,000 दिए और मैंने हर महीने 15,000 करके लौटाए हैं। आज ये छठी किश्त दे आऊं तो समझो गंगा नहा गया। पैसे तो आज तुम पूरे चुका दोगे, लेकिन उनका एहसान तो मरते दम तक नहीं उतारा जा सकता। सुहासिनी ने पति के हाथों से बाकी के 25,000 लेते हुए कहा। सही कह रही है तू, जयंतीलाल ने कहा। हमारे लिए तो भगवान का काम किया था उसने, बल्कि भगवान से बढ़कर। भगवान से मांगो तो पता नहीं कब तक देता वो। रविपाल ने तो 1 सेकंड नहीं लगाया, निकालकर 90,000 हाथ पर रख दिए। आज आखिरी किश्त देकर भी बार बार धन्यवाद करना नहीं भूलना, सुहासिनी ने बोली। पागल हुई है, जयंतीलाल बोला। मैं तो उस आदमी के पैर भी छू लूं, पर बचपन का दोस्त है, देगा कनपटी पे एक हाथ कि तबीयत हरी हो जाएगी। रविपाल जयंतीलाल के साथ साथ खेला बड़ा हुआ था। सिर्फ एक बात में दोनों समान थे, वो ये कि जयंतीलाल एक साधारण मिडिल क्लास परिवार का इकलौता चश्मे चिराग था, जबकि रविपाल एक खानदानी रईस करोड़पति परिवार की एकमात्र संतान। सिर्फ अपने अपने परिवार में इकलौता होने की समानता के अलावा दोनों में कुछ भी सामान्य न था। जयंतीलाल दबे रंग का, पतला दुबला, छोटे कद का इंसान था, जबकि रविपाल बेहद गोरा चिट्टा, फिल्म स्टार जैसी खूबसूरती का 6 फुटा डैशिंग स्मार्ट नौजवान। वो दिसंबर की सर्दियों के तीसरे रविवार की एक सुहानी सुबह थी। लगभग 10 बजे का समय था जब रविपाल अपने काफी बड़े ड्राइंग हॉल की एक सोफा चेयर पर बैठा, एक हाथ में चाय का कप थामे चाय की चुस्कियां लेते हुए, दूसरे हाथ में थामे अखबार की हेडलाइंस पर नजर डाल रहा था। ड्राइंग हॉल का मुहाना पूरब की ओर पड़ता था, इसलिए उसकी पारदर्शी शीशों की खिड़कियों से धूप छन छन कर भीतर आ रही थी। चाय का कप खाली हो गया तो सेंटर टेबल के मजबूत शीशदार टॉप पर कप रखते हुए रविपाल ने पत्नी को आवाज लगाई, दिव्या जी, अजी सुनती हो? कहिए रवि बाबू, चाय और चाहिए क्या? दिव्या ने ड्राइंग हॉल से सटे किचन की छोटी विंडो से झांक कर पूछा। हाँ यार, एक कप और मिल जाए तो भगवान तुम्हारा भला करे। रविपाल ने अखबार सेंटर टेबल पर रख दिया। आज फिर कोई दुख भरी खबर पढ़ ली क्या? दिव्या ने खनकती हंसी बिखेर किचन से ही पूछा। हाँ यार, लिखा है पिता के इलाज के लिए पर्याप्त धन न होने की वजह से एक 24 वर्ष के नौजवान ने आत्महत्या कर ली। रविपाल ने गहरी सांस ली। काश वो मदद के लिए तुम्हारे पास आ जाता। दिव्या ने चुटकी ली। नहीं आ सकता था, खबर नागपुर की है और हम लोग दिल्ली में हैं, रविपाल ने कहा। क्या बात बोलूं रवि बाबू, दिव्या ने कहा। हाँ बोलो, तुम है ना, अखबार पढ़ना बंद ही कर दो। जब भी अखबार में कोई दुख भरी खबर पढ़ लेते हो, दुखी हो जाते हो, और तब हमेशा तुम्हें चाय का दूसरा कप चाहिए होता है। क्या करूं, दुखी दिल को दिव्या जी की चाय से ही सुकून मिलता है। ठीक है, बनाती हूँ चाय, पर रवि बाबू, आज जब मंदिर जाओ, भगवान से कहना तुम्हें एक नाजुक से दिल वाली नारी बना दे और मुझे पत्थर दिल पुरुष। जोड़ी हमारी तब भी यही रहेगी। रविपाल हंस दिया। पति पत्नी दोनों में बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग थी। दोनों
खुश मिजाज थे, लेकिन रविपाल कुछ ज्यादा ही भावुक इंसान था। आजकल शायद ऐसे इंसान भगवान के कारखाने से निकलने बंद हो गए हैं। रविपाल हमेशा अपनी पत्नी को दिव्या जी कहता था और दिव्या उसे रवि बाबू। वार्तालाप रुकते ही रविपाल फिर से आज का अखबार उठाने ही वाला था कि उसकी 8 वर्षीय इकलौती बेटी सुरीली आंखें मलती हुई ड्राइंग हॉल में आई और जल्दी से पिता की गोद में बैठ गई। मैं भी चाय पीऊंगी, पिता के गले में अपनी दोनों बाहें डालते हुए वो बोली। बुरी बात, बच्चे चाय नहीं दूध पीते हैं, रविपाल ने सुरीले के गाल चूमते हुए बोला। नहीं, फिर मैंने चॉकलेट खानी है। गंदी बात, सुबह सुबह चॉकलेट नहीं खाते। जाइए, पहले ब्रश करके आइए, फ्रेश होकर आइए, फिर मम्मी आपको अंडा ब्रेड और दूध देंगी, रविपाल ने कहा। सुरीली पापा की गोद से उतरकर वॉशरूम की दिशा में चल दी। रविपाल के घर में एंट्री का पहला कमरा ड्राइंग हॉल ही था। किचन, डाइनिंग रूम, रीडिंग रूम, बेडरूम सब पीछे थे। बाहर से आने वाले हर शख्स का प्रवेश ड्राइंग हॉल में ही होता था। जयंतीलाल के कदम जब ड्राइंग हॉल में पड़े, रविपाल ने सेंटर टेबल से दोबारा अखबार उठा लिया था। गुड मॉर्निंग रवि। जयंतीलाल की आवाज सुनते ही रविपाल ने चौंक कर मुख्य द्वार की ओर देखा और पत्नी की ओर जोर से हाँक लगाई। दिव्या जी, चाय का पानी 1 कप और बढ़ा देना, जय आया है। रविपाल जयंतीलाल को जय के संक्षिप्त नाम से पुकारता था। जयंतीलाल करीब आकर रविपाल के साथ बड़ी सोफा चेयर पर ही पसर गया। फिर उसने अपनी जेब में हाथ डाला ही था कि रविपाल ने पूछ लिया, बाबूजी कैसे हैं? अच्छे हैं, तुझे हमेशा याद करते हैं, किसी रोज आना घर पर, भाभी और सुरीली को लेकर। जयंतीलाल ने जेब से नोटों का बंडल निकालकर रविपाल की ओर बढ़ा दिया। ये ले, आखिरी 15,000, तेरे दिए कर्ज की आखिरी किश्त। बेवकूफ, तूने फिर कर्ज शब्द का प्रयोग किया। मैंने तुझे पहले भी बताया था कि मैंने अपने यार की मदद की थी, कोई कर्ज नहीं दिया था। रविपाल जयंतीलाल से रुपए लेकर वही सेंटर टेबल पर रखते हुए बोला। एक ही बात है। जयंतीलाल मुस्कुराया, पर यार तूने जो ऐन मुश्किल के समय मेरी मदद की, उसका एहसान तो मैं मरते दम तक नहीं भूलूंगा। कर दी ना दिल तोड़ने वाली बात। रविपाल ने हाथ बढ़ाकर एक चपत जयंतीलाल की गुद्दी पर रसीद की। पगले, यारी दोस्ती में एहसान, सॉरी, थैंक यू जैसे शब्द अवॉइड करते हैं। तभी दिव्या एक ट्रे में चाय के 2 कप लेकर आई और जयंतीलाल से बोली, भाई साहब, आलू का पराठा खाएं तो आपके लिए बना दूं। एक ये तो रविवार के दिन देर से उठते हैं तो देर से नहाते हैं, देर से मंदिर जाते हैं, देर से नाश्ता करते हैं। भाई हफ्ते का एक यही वार तो अपना वार है, रवि का रविवार। रविपाल जयंतीलाल की ओर देखते हुए बोला। बाकी दिन तो वही ऑफिस, वही काम, वही सिर खपाई। नहीं भाभी, मैं घर से हैवी नाश्ता करके चला हूं, जयंतीलाल ने चाय का कप उठाते हुए कहा। रविपाल एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, गुरुग्राम की एक कंपनी में काम करता था। सैलरी 1.5 लाख रुपए महीने से अधिक ही बैठती थी। पैतृक जायदाद करोड़ों की थी। अपनी बेहद शानदार कोठी के अलावा 6 4 मंजिला मकान थे, जिनसे 4 लाख से अधिक मासिक किराया आता था। एक बहुत बड़ा डेली नीड स्टोर था, जिसे रविपाल का दूर के रिश्ते का एक भाई चलाता था, और रविपाल के घर का सारा सामान घर पर और स्टोर के प्रॉफिट का एक बड़ा हिस्सा हर महीने उसके बैंक अकाउंट में आ जाता था। रविपाल को कोई ऐब नहीं था, न सिगरेट, न शराब, न फिल्मों का। स्वभाव का घुमक्कड़ था और दिल का बहुत कोमल। अपनों के ही नहीं, परायों के दुखों से भी अक्सर बहुत दुखी हो जाता था। कभी किसी को किसी मदद की जरूरत हो और वो रविपाल के पास आ गया तो कभी खाली हाथ वापस नहीं गया। ऐसा सोने का दिल था रविपाल का। रविपाल और जयंतीलाल चाय पी रहे थे
कि तभी रविपाल के यहाँ काम करने वाली बाई सिमरन ड्राइंग हॉल में दाखिल हुई। आज बड़ी देर कर दी सिमरन, रविपाल उसे देखते ही बोला। भैया जी, कल रात बिटिया को देखने लड़के वाले आए थे, पास की ही कॉलोनी से आए थे। रिश्ता पक्का हो गया तो उनका खाना वाना किए, फिर उन्हें विदा किए और सोते सोते रात के 12 बज गए। बहुत ज्यादा थके हुए थे तो सुबह आंख भी देर से खोली, इसलिए देर हो गई। अधेड़ उम्र की सिमरन धारा प्रवाह बोलती चली गई। बिटिया सिमरन की बड़ी लड़की का प्यार का नाम था। लड़की कितने साल की है तेरी? रविपाल ने पूछा। 18 की हो गई है भैया जी। कितना पढ़ाया है उसे? 10वीं तक पढ़ी है भैया जी। तो और पढ़ाना चाहिए ना, पढ़ने में कमजोर रही है भैया जी, इसलिए सोचा शादी कर देते हैं, ब्याह के बाद अपना घर संभालेगी। दूसरी लड़की पढ़ने में बहुत तेज है, वो 8वीं में है, हमेशा फर्स्ट आती है, उसे जितना चाहेगी पढ़ाऊंगी। सिमरन ने कहा। ठीक है, दिव्या किचन में है, वहां जाकर उससे काम पूछ ले, रविपाल ने कहा। जी, सिमरन धीरे से बोली, मगर वही खड़ी रही। क्या हुआ, अब खड़ी क्यों है? रविपाल ने पूछा। एक काम था भैया जी, कहते हुए सिमरन ने जयंतीलाल की ओर देखा। बोलो बोलो, रविपाल ने सिमरन की झिझक को समझ जयंतीलाल की ओर सिर घुमाया। ये अपना ही भाई है, इसकी शर्म मत करो। तो क्या है भैया जी, बिटिया के पापा कह रहे हैं शादी अगले महीने ही करनी है, तो कुछ पैसे मिल जाते तो मैं थोड़ा थोड़ा करके सब उतार दूंगी, सिमरन ने कहा। ठीक है, रविपाल सहज सरलता से सेंटर टेबल पे पड़े नोटों की ओर संकेत करके बोला। ये 15,000 रख ले, और जरूरत हो तो दिव्या दे देगी। भगवान आपका धन दिन दूना रात चौगुना बढ़ाए भैया जी, नोटों की गड्डी उठाते हुए सिमरन बोली। उसकी आंखों से आंसू आ गए थे। जयंतीलाल को रविपाल का एक मामूली काम वाली बाई को उसके लिए 15,000 पकड़ा देना अच्छा तो नहीं लगा, लेकिन इससे पहले वो दबे स्वर में कुछ कहता, रविपाल सोफा चेयर से उठते हुए बोला। जय, तू बैठ, मैं नहा कर आता हूं। नहीं यार, अभी मैं भी चलूंगा, अगले रविवार आ जाऊंगा, तब जरा जम के बैठेंगे और पुरानी यादें ताजा करेंगे, 2-4 शतरंज की बाजी भी लड़ाएंगे। जयंतीलाल भी चाय का कप खाली कर सेंटर टेबल पर रख उठ खड़ा हुआ और वायदे के अनुसार अगले रविवार जयंतीलाल रविपाल के घर पहुंचा। इस बार वो कुछ देर से ही पहुंचा था। जानता था रविवार रविपाल का वार है और आज के दिन वो देर से उठता है, देर से नहाता है, देर से नाश्ता करता है, मतलब ये है कि हर काम देर से करता है। तो अगले रविवार जब जयंतीलाल देर से रविपाल के घर आया, रविपाल हर नित्य कर्म से निपट चुका था, लेकिन उसके पहुंचने से पहले ही 3 लोग वही सोफे पर बैठे थे और रविपाल के सामने चमड़े का एक बैग रखा था तथा रविपाल उनमें से 500 की एक गड्डी निकाल रहा था। गड्डी निकालकर रविपाल ने उनमें से गिनकर कुछ नोटों की एक पतली गड्डी अलग की, फिर नोटों की पतली गड्डी एक शख्स की ओर बढ़ाते हुए बोला, 25,000 से तुम्हारा काम चल जाएगा महेश? जी, नर्सिंग होम का बिल 20-21 हजार से ज्यादा नहीं है, महेश ने नोटों की गड्डी थामते हुए कहा। ठीक है, तुम चलो। महेश उम्र में रविपाल से बड़ा था। नोट जेब में रख दोनों हाथ जोड़े जोड़े पलट गया। तब तक जयंतीलाल भी निकट पहुंचा, रविपाल के निकटस्थ सोफे पर बैठ गया था। रविपाल ने जयंतीलाल से हाथ मिलाया, फिर विनम्र भाव में बोला, जरा इनकी समस्या का भी समाधान कर दो। जरूर जरूर, जयंतीलाल ने कहा, लेकिन आज का माहौल उसे बड़ा अटपटा सा लग रहा था। रविपाल अब सामने बैठे कॉलेज के लड़के जैसे शख्स से बोला, देखो अमित, ढंग का कोई भी नया लैपटॉप 40,000 से कम का नहीं होगा। तुम्हें मैं 50,000 दे रहा हूँ। उम्मीद है हमेशा की तरह पढ़ाई में अव्वल रहोगे। जी भैया। अमित ने तुरंत आगे बढ़ रविपाल के पैर छू लिए।
रविपाल हंसा। भाई पैर छू रहे हो तो ठीक से छुओ, तुम तो बहुत छोटे हो मुझसे, छू सकते हो। अमित ने एक बार फिर अच्छी तरह झुककर रविपाल के पैर छू लिए। रविपाल ने जोर से धप धप कर उसकी पीठ थपथपाई और आशीर्वाद दिया। भगवान तुम्हें इतना समर्थ बनाए कि घर के आगे हमेशा मदद मांगने वालों की लाइन लगी रहे। अमित को हंसी आ गई। साथ बैठा अधेड़ उम्र का तीसरा व्यक्ति भी हंस दिया, किंतु जयंतीलाल को जरा भी हंसी नहीं आई। उसे लग रहा था कि ये सब लोग रविपाल को लूट रहे हैं, उसे बेवकूफ बना रहे हैं, और चूंकि वो रविपाल का पक्का और सच्चा दोस्त था, दोस्त के लुटने का उसे सख्त अफसोस भी हो रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। रविपाल के सामने रखे चमड़े के बैग से 2000 के नोटों की एक गड्डी निकाली और उसमें से 25 नोट गिनकर अलग किए और अमित के हवाले करते हुए कहा, पूरे 25 नोट हैं, यानी 50,000। गिन ले। पैसा हमेशा गिनकर लेने चाहिए और गिनकर ही देने चाहिए। थैंक यू भैया। गिनकर नोट जेब में रखते हुए अमित ने कहा, नौकरी लगते ही सबसे पहले मैं आपका ये कर्जा चुकाऊंगा। पहले ठीक से पढ़ाई तो पूरी कर ले बेटा। रविपाल ने फिर एक हाथ अमित के कंधे पर ठोका और बोला, और ये कर्जा नहीं है मेरे भाई, भाई पर भाई का उपकार है। पैसा तो तू नौकरी लगते ही चुका देगा, लेकिन उपकार चुकाना हो तो जीवन में हमेशा जरूरतमंदों की मदद अवश्य करना। जी भैया, अमित ने कहा और एक बार फिर रविपाल के पैर छूकर पलट गया। अब रविपाल तीसरे और अधेड़ शख्स की ओर घूमा। चाचा जी, आपकी छत की मरम्मत के लिए 30,000 काफी रहेंगे। हाँ बेटा, और कम रहे तो तेरे से फिर मांग लूंगा, कहते हुए चाचा जी हंस दिए। रविपाल भी हंस दिया, लेकिन जयंतीलाल का खून खौलने लगा था। वो पूछ ही बैठा, छत की मरम्मत की ऐसी क्या जरूरत आ पड़ी चाचा जी को? परसों की तेज मूसलाधार बारिश में छत से धाड़ धाड़ पानी घर में आ गया। सब बिस्तर, गद्दे, तकिए, कपड़े भीग गए। चाचा जी के दोनों लड़के कनाडा में हैं। उनके आने का या उनकी तरफ से पैसा आने का इंतजार नहीं किया जा सकता। छत की मरम्मत तो चाचा जी को ही करानी पड़ेगी। रविपाल ने 2-2 हजार के 15 नोट निकालकर कथित चाचा जी की ओर बढ़ा दिए। सब लोगों के जाते ही जयंतीलाल रविपाल पर भड़क उठा, तू पागल तो नहीं हो गया? हर किसी टुच्चे मुच्चे पर यूं ही पैसे लौटा रहा है। इनकी हालत देख रहा है, पैसे वापस भी कर सकेंगे ये। और किसी से भी तूने एक कागज पर साइन भी नहीं करवाए। साइन तो मैंने तुझसे भी नहीं करवाए थे जय, और तुझे तो पूरे 90,000 दिए थे। रविपाल ने सहज मुस्कान के साथ जयंतीलाल के चेहरे पर नजर गड़ा दी। मेरी बात और है, मैं तेरे बचपन का दोस्त हूँ। स्कूल कॉलेज में साथ साथ पढ़े हैं। फिर मैं अच्छी नौकरी कर रहा हूँ, महीने में 40,000 की पगार पाता हूँ। थोड़े थोड़े करके किसी के लिए 1,00,000-2 लाख भी चुकाना मेरे लिए मामूली बात है, लेकिन इनमें से कोई ऐसी हैसियत रखता हो मुझे नहीं लगता। बल्कि पिछली बार मैं जब आया था तब तूने अपनी काम वाली बाई को एक झटके से 15,000 दे दिए। ऊपर से कह रहा था और जरूरत हो तो दिव्या दे देगी। मुझे ताज्जुब है, भाभी भी तेरे जैसी ही पागल है क्या? रोकती नहीं तुझे? रविपाल हंसा, बड़े जोर से हंसा, फिर बोला, तेरी भाभी मुझसे भी बड़ी पागल है। एक मल्टीनेशनल कंपनी में टॉप के ओहदे पर है, लगभग 1 करोड़ सालाना का पैकेज है, जबकि मेरी सैलरी लगभग 1.5 लाख महीना बैठती है। हमारी जरूरतें बहुत बड़ी बड़ी नहीं है। 2 वक्त की रोटी, खाने पीने, घूमने और सभी तरह की जरूरतें पूरी करने के बाद भी बहुत कुछ बच जाता है। ऐसे में पिताजी जो धन दौलत छोड़ गए हैं, उससे अगर मैं कुछ लोगों की मुश्किलें आसान कर देता हूँ, किसी की मदद कर देता हूँ, तो मैं नहीं समझता कुछ गलत करता हूँ। गलत तो नहीं करता, लेकिन मेरे दोस्त, ये दुनिया उतनी अच्छी नहीं है जितना तू खुद है। सच बता, ये जो
तू हर किसी की खुले दिल से मदद कर पड़ता है। क्या उन सभी से तुझे हमेशा दिया गया पैसा वापस मिला है? क्या किसी ने कभी तेरा पैसा नहीं मारा? मैंने ऐसा कोई हिसाब नहीं रखा। हाँ, मैं इतना जानता हूं कि मैंने जब भी जिसकी मदद की उसकी की, जिसे वाकई मदद की जरूरत थी उसकी नहीं, जो चरस या गांजा पीने के लिए मुझे ठगने आया था। हाँ, जिनकी मैंने मदद की उनमें से किसी ने अगर मेरा पैसा जानबूझकर नियत खराब होने के कारण वापस नहीं किया तो ये भी गारंटी है कि वो दोबारा पैसा मांगना तो दूर मेरे सामने भी नहीं पड़ा। जय, हम इस दुनिया में कुछ साथ लेकर नहीं आए और जाते हुए कुछ साथ लेकर भी नहीं जाएंगे। सब कुछ यही का यही धरा रह जाएगा। तो जो कुछ भी हमारे पास है उसे किसी भले काम में, किसी के भलाई में लगाने में क्या हर्ज है? तू पागल है, निरा पागल है, पैसे का महत्व नहीं समझता। तुझसे माथापच्ची करना बेकार है। जयंतीलाल ने कहा। आप सही कहते हैं भाई साहब। तभी दिव्या चाय और समोसे व मिठाई की ट्रे लिए वहां आई। आपके दोस्त जैसे भी हैं, दिल के हीरा हैं। पैसे से तो इन्हें जरा भी मोह नहीं। जब से मेरी इनसे शादी हुई है हजारों बार दूसरों की मुश्किलें आसान करते देखा है। कई बार तो सड़क पर कोई अनजान बूढ़ा ज्यादा वजन लिए चल रहा हो तो उसे अपनी कार में बैठा उसे उसके घर तक छोड़ आते हैं। ये नहीं बदल सकते, इसलिए जैसे हैं वैसे ही रहने दीजिए। जयंतीलाल गहरी सांस लेकर रह गया। फिर उसने कोई बात नहीं की। वक्त पंख लगाकर उड़ता रहा। समय बीतता रहा। 6 महीने बीत गए। एक दिन जयंतीलाल अपने ऑफिस से छुट्टी होने पर निकलने वाला ही था कि पत्नी सुहासिनी का फोन आया। सुनते हो, दिव्या का फोन आया था। बहुत रो रही थी। रविपाल भाई साहब का एक्सीडेंट हो गया। उनके ऑफिस के किसी कुलीग ने दिव्या के ऑफिस फोन करके उसे बताया, खून बहुत बह गया है, खून की जरूरत पड़ेगी। गुरुग्राम के प्रतीक्षा हॉस्पिटल में है, तुम फौरन वहां पहुंचो। जयंतीलाल ने अपनी बाइक आंधी तूफान की तरह गुरुग्राम की ओर दौड़ा दी। इतने कीमती दोस्त को वो किसी भी कीमत पर नहीं खो सकता था। उसके लिए तो वो अपना सारा खून भी दे देगा। अस्पताल पहुंचते ही बाहर बेशुमार भीड़ नजर आई। उस भीड़ में बहुत सारे जाने पहचाने चेहरे थे। भीड़ में ही उसे परवेज अहमद और सरदार सुरेंद्र सिंह सोढ़ी मिल गए। तुम लोग यहाँ? वो चौंका। दोनों बचपन और जवानी के साथी थे। हाँ, बचपन में साथ स्कूल में पढ़े, फिर कॉलेज में, और अब रविपाल के साथ एक ही ऑफिस में काम करते हैं। परवेज अहमद बोला, रवि कहाँ है? क्या हुआ उसे? जयंतीलाल दोस्त का हाल जानने के लिए पागल और बदहवास हो रहा था। आईसीयू में है, पर अब खतरे से बाहर है। सरदार सुरेंद्र सिंह सोढ़ी ने कहा। उसके लिए तो शायद खून की जरूरत थी। जयंतीलाल ने कहा, ये इतनी सारी भीड़ देख रहा है, सब उसी के लिए है। जिसे भी हमने खबर की खुद तो भागता हुआ आया ही, साथ में और भी कई लोगों को लेकर आया कि खून कम नहीं पड़ना चाहिए। कितने ही लोग खून दे चुके हैं और कितने रो रहे हैं कि हमारा खून भी ले लो। भीड़ में जाकर देख रोने वालों को, और उन्हें भी जो आंखें मूंदे भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। सबकी मुसीबतों में काम आने वाला, सबकी मुश्किलों का साथी मरना नहीं चाहिए। ऐसा आदमी दुनिया में बार बार नहीं आता। दिव्या भाभी और सुरीली भी आ चुकी है। बहुत से रिश्तेदार भी आ रहे हैं, परवेज अहमद ने कहा। कहते कहते उसकी आंखें भीग गई थी। बाबूजी, बाबूजी। तभी जयंतीलाल को एक महीन आवाज अपने निकट सुनाई दी। चौंक कर देखा, सिमरन थी। वो गरीब अपने पति, बेटी और दामाद सभी के साथ आई थी और उससे पूछ रही थी, भैया जी के लिए हम सब अपना खून देने आए हैं। खून देने कहां पर जाना होगा? सिमरन और उसके परिवार को वहां देख जयंतीलाल के दिल और दिमाग को झटका सा लगा। आज वो समझ गया था कि उसके दोस्त ने बहुत सारा रुपया ही नहीं, बेशुमार इंसान भी कमाए हैं, जो कि सिर्फ सुख दुख की चिंता न करने वाले दोस्त ही नहीं, रविपाल के लिए जान देने का
जज्बा और सब कुछ कुर्बान कर देने का हौसला रखने वाले साधारण किंतु हिम्मती लोग भी हैं।